नालंदा यूनिवर्सिटी, एक ऐसा नाम जो कभी ज्ञान का सूरज हुआ करता था। लेकिन आज इसके खंडर एक बहुत पुराने सवाल और एक नए सोशल मीडिया के झगड़े का अखाड़ा बन गए हैं। सवाल सीधा है, असली कहानी है क्या? आखिर नालंदा को जलाया किसने? तो चलिए सीधे इस बहस के बीच में चलते हैं। एक तरफ है वो इतिहास जो सालों से चला आ रहा है, जो कहता है कि हमलावर बख्तियार खिलजी जिम्मेदार था, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई थ्योरी जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है। और ये थ्योरी कहती है कि ये किसी बाहरी का नहीं बल्कि एक अंदरूनी काम था जिसे ब्राह्मणों ने किया था। अब देखिए, ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये इस बात का है कि हम अपने इतिहास को देखते कैसे हैं और आज के ज़माने में इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। तो चलिए फिर सबूतों को ज़रा खंगालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की जो हम सब ने शायद अपनी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ी है, यानी कि नालंदा को एक बाहरी हमलावर ने तबाह किया। इस थ्योरी का जो सबसे बड़ा सबूत माना जाता है वो एक किताब है, तबकात-इन-नासिरी। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये किताब ठीक उसी सदी में लिखी गई थी जब नालंदा पर हमला हुआ। मतलब एक तरह से ये उस वक्त का आई विटनेस अकाउंट है। और इस किताब में बख्तियार खिलजी की फौज के हमले का पूरा जिक्र है कि कैसे उन्होंने किले जैसे कॉलेज पर हमला किया। लिखने वाले ने वहां के निवासियों को मुंडे सिर वाले ब्राह्मण कहा है, और ये भी लिखा है कि उन सबको मार दिया गया। मतलब ये खिलजी के हमले का एक सीधा उसी जमाने का ब्यौरा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर। वो थ्योरी जो आजकल ऑनलाइन छाई हुई है। ये कहती है कि हमला किसी बाहर वाले ने नहीं किया, बल्कि उंगली तो अंदर के ही एक झगड़े की तरफ उठती है। जो लोग ये दावा करते हैं वो कुछ सोर्सेस का हवाला देते हैं। एक है तिब्बती लामा तारानाथ, जिन्होंने घटना के करीब करीब 400 साल बाद लिखा। दूसरे हैं सुम्पा खानपो, एक और तिब्बती स्कॉलर, जिन्होंने तो 500 साल बाद लिखा। और हाँ, आज के दौर में इतिहासकार D.N. झा ने भी इस थ्योरी को काफी पॉपुलर किया है। अब तारानाथ की जो कहानी है वो काफी ड्रामेटिक है, चमत्कारों से भरी हुई। मतलब ये किसी हिस्टोरिकल रिपोर्ट से ज्यादा एक लोक कथा जैसी लगती है। इसमें दो भिखारी हैं जिनका अपमान होता है और फिर वो अपनी साधना की शक्ति से आग पैदा करके बदला लेते हैं। सुनने में कितना भरोसेमंद लगता है। खैर, यही वो कहानी है जो ब्राह्मणों पर लगे इल्जाम का बेसिस है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं और दोनों के सोर्स भी बिल्कुल अलग हैं। सवाल ये है कि हम इन सबूतों को परखें कैसे। देखिए, इसका एक सबसे ज़रूरी तरीका ये देखना है कि ये बातें लिखी कब गई। ये टाइमलाइन देखिए, इससे टाइम का ज़बरदस्त गैप साफ दिखता है। एक अकाउंट उसी सदी का है जब ये सब हुआ, और दूसरा वो तो 400 से 500 साल बाद लिखा गया। और इतने लंबे वक्त में तो कहानियां और किस्से आसानी से सच के साथ घुल मिल जाते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है ना? देखिए, हिस्टोरियंस आमतौर पर उन सोर्सेस को ज़्यादा भरोसेमंद मानते हैं जो घटना के वक्त के करीब के हों। क्यों? क्योंकि सदियों बाद लिखी गई कहानियों में सुनी सुनाई बातों और कल्पना के मिल जाने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। चलिए, अब उस एक शब्द पर आते हैं जिस पर ये पूरी बहस टिकी हुई है, तीर्थिक। सोशल मीडिया पर तो इसका सीधा सा मतलब ब्राह्मण बता दिया गया है। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? असल में ऐतिहासिक किताबों में ये शब्द कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और ये कोट तो मामले को और भी साफ कर देता है। देखिए, वही बौद्ध ग्रंथ जो तीर्थिक शब्द का जिक्र करते हैं, वो ब्राह्मण का जिक्र एक अलग ग्रुप के तौर पर भी करते हैं। अब सोचिए, अगर तीर्थिक का मतलब ही ब्राह्मण होता तो उन्हें अलग अलग क्यों लिखा जाता? ये एक बहुत दमदार पॉइंट है। लेकिन क्या हो अगर हम इस पूरी चीज को एक गलत तरीके से देख रहे हों? क्या हो अगर ये किसी एक घटना की बात ही ना हो? कुछ हिस्टोरियंस एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी सामने रखते हैं कि नालंदा का पतन एक झटके में नहीं बल्कि एक धीमी, लंबी प्रोसेस थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक ही भयानक आग की कहानी न होकर एक धीमी मौत की कहानी हो? ये थ्योरी यही कहती है कि फंडिंग की कमी और लगातार हो रहे हमलों ने नालंदा को धीरे धीरे खोखला कर दिया। धर्मस्वामी जब वहां गए तो खिलजी के हमले के कई दशक बीत चुके थे, फिर भी वहां जिंदगी थी, कुछ भिक्षु थे, भले ही वो हर पल खतरे में जी रहे थे।
और एक और जरूरी बात, सदियों पहले जो चीनी यात्री ह्वेनसांग नालंदा में पढ़े थे, उनके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि नालंदा सिर्फ एक बौद्ध सेंटर नहीं था, वहाँ बौद्ध धर्म ग्रंथों के साथ साथ हिंदू वेद भी पढ़ाए जाते थे। अब ये बात एक सिंपल हिंदू बौद्ध दुश्मनी वाली कहानी को काफी कॉम्प्लिकेटेड बना देती है ना? तो सवाल ये उठता है कि 800 साल पुरानी ये घटना आज सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी लड़ाई की वजह क्यों बन गई है? इसका जवाब दोस्तों इतिहास में नहीं, हमारे आज में छिपा है। ये एक जाना पहचाना पैटर्न लगता है ना? होता क्या है कि इतिहास का कोई कम ज्यादा जाना पहचाना या थोड़ा संदिग्ध दावा उठाया जाता है, फिर उसे आज की पॉलिटिकल एजेंडा में फिट किया जाता है और बस इतिहास को एक हथियार बना दिया जाता है समाज में दरार डालने के लिए। और सिर्फ पुरानी किताबें ही हमलावर वाली थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती। भारतीय इतिहास की इतनी बड़ी शख्सियत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने भी अपनी राइटिंग्स में नालंदा की तबाही का जिम्मेदार मुस्लिम हमलावरों को ही ठहराया था। तो इन सबसे हमें क्या सीखना चाहिए? बात है क्रिटिकल थिंकिंग की। हमें हमेशा पूछना चाहिए, सबूत क्या है, जो सोर्स है वो कितना भरोसेमंद है, और सबसे ज़रूरी, ये कहानी आज हमें क्यों सुनाई जा रही है? हमेशा सवाल करें। और आखिर में ये एक सवाल है जो हमें सोचना चाहिए, जब इतिहास एक हथियार बन जाता है तो असल में चोट किसे पहुंचती है? अतीत की लड़ाइयों को आज दरारें पैदा करने के लिए इस्तेमाल करने का असली नुकसान हमारे आज और हमारे आने वाले कल दोनों को होता है।